हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उत्तराखंड के क्लास में मेनली हमने चंद वंश की शुरुआत की थी और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्तिकेयपुर राजवंश के पश्चात मेनली गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में दो अलग अलग राजवंशों की उत्पत्ति हुई थी। इसमें गढ़वाल में जो है वो पवार वंश की नींव पड़ी थी जो कि पहले पड़ चुकी थी, और उसके बाद में जो है वो आपका कुमाऊं वाले क्षेत्र में मेनली चंपावत वाले क्षेत्र में जो है वो किसकी नींव पड़ी थी, आपकी एक नए राजवंश की जिसका नाम था चंद राजवंश। और मैंने बताया था कि चंद वंश का जो संस्थापक था वो था सोमचंद। उसके बाद में हम बात कर चुके थे कि सोमचंद के बाद में कौन कौन प्रमुख शासक हुए, उनके बारे में क्या क्या चीज़ें थी वो हम अच्छे से देख चुके थे। फिलहाल अभी जो बच्चों हमें बात करनी है वो बात करनी है कि अगले शासकों के बारे में। देखिए, शुरुआती दौर में जो मैंने आपको बताया था चंदवंश की स्थापना के बाद में जो शासक रहे और वो भी अकबर के समय काल तक जो शासक थे, यानी रुद्रचंद्र के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो आज की इस क्लास में मैं रुद्रचंद्र से आगे के बारे में चर्चा करूंगा, जो रुद्रचंद्र से आगे के शासक रहे हैं। देखिए, रुद्रचंद्र के बारे में हमने बात की थी और इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपसे बताई थी। एक सबसे बड़ी बात थी कि ये चंद्रवंश का वो शासक था जो अकबर के समकालीन था और ये 45वां शासक था चंद्रवंश का। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने रुद्रपुर की नींव रखी थी। ये बात पूछी जाती है कि भाई रुद्रपुर की नींव किस के द्वारा रखी गई थी, तो ये रखी गई थी आपका रुद्रचंद्र के द्वारा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अकबर ने एक 84 माल परगने का फरमान जारी किया था इसके लिए, जिसके कारण से इसको जमींदारी मिल चुकी थी इस क्षेत्र की। तो कहीं ना कहीं ये जो चंद शासक थे वो मुगलों के एक तरीके से जमींदार थे, हालांकि ये उत्तराखंड में एक तरीके से अपनी स्वतंत्र सत्ता को संचालित कर रहे थे। इसके बाद मैंने ये भी बात आपसे की थी कि बीरबल के साथ मित्रवत संबंध जो थे वो थे रुद्रचंद्र के। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो अकबर के समकालीन चंद्रवंश का कौन सा शासक था, तब वो कौन सा शासक था, आपका रुद्रचंद था। रुद्रपुर की नींव रखी है और बीरबल के साथ काफ़ी बेहतर संबंध थे और बीरबल आप जानते हैं वो अकबर के नवरत्नों में से एक था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रुद्रचंद था, रुद्रचंद्र का जो सेनापति था वो था पुरुषोत्तम पंत। पुरुषोत्तम पंत के बारे में कुछ चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, वो चीज़ें आप साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, पुरुषोत्तम पंत जिसका उपनाम हमें क्या मिलता है, परखू पंथ भी मिलता है, परखू पंथ। और सबसे बड़ी बात है, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुमाऊं के इतिहास का रावट ब्रुस किसे कहा जाता है। जैसे कि हम हिस्ट्री में इतिहास में रावट ब्रुस का महत्व समझते हैं, वैसे ये पूछ लेता है कि कुमाऊं के इतिहास में रावट ब्रुस किसे कहा जाता है। तब वो किसे कहा जाता है, इसी पुरुषोत्तम पंथ को कहा जाता है जिसे परखू पंथ के नाम से जाना जाता था। पुरुषोत्तम पंत की जो सबसे विशेष बात थी वो ये थी कि इसने सीरागढ़ के किले को जीता था। ये बात आपसे पूछा जा सकता है कि सीरागढ़ के किले को जीतने वाला कौन था। तो सीरागढ़ के किले को जो जीतने वाला व्यक्ति था वो कौन था, आपका पुरुषोत्तम पंत था। मेनली ये सेनापति था। जो सेरागढ़ का किला था वो डीडी हाट के पास था, मेनली पिथौरागढ़ में था। तो ऐसा एक्चुअली ये चंद शासक पहले से ही सीरागढ़ के किले को जीतने की कोशिश कर रहे थे। और आपने एक नाम सुना होगा बोलो कल्याण चंद्र के बारे में। बोलो कल्याण चंद्र मैंने आपको बताया था कि ये भीष्म चंद्र का गोद लिया हुआ पुत्र था। और भीष्म चंद्र तो आप जानते हैं ये वो शासक था जिसने चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा हस्तांतरित करी थी और वहाँ पर खगमरा का किला बनाया था। उसके बाद बोलो कल्याण चंद्र ने मेनली एक लाल मंडी का किला जो है वो अल्मोड़ा में बनाया था। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बोलो कल्याण चंद्र की जो पत्नी थी उसने एक शपथ ली थी। उसने ये कहा था कि जिस दिन सीरागढ़ के किले को चंद शासकों ने जीत लिया उस दिन मैं सती हो जाऊंगी। और कुछ ऐसा ही हुआ था। हुआ कुछ ये था कि जो पुरुषोत्तम पंत था इसने सीरागढ़ के किले को जीता था, जिसके चलते यहाँ से जो हरिमल यहाँ का शासक था, एक्चुअली इस समय यहाँ का जो सीरागढ़ के किले पर अधिपत्य था वो मलों का अधिपत्य था। तो ये हरिमल जो था वो यहाँ से भाग गया था, जिसके चलते ये शपथ पूरी हो गई थी और फिर बोलो कल्याण चंद्र की जो पत्नी थी वो यहाँ पर सती हुई थी। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो ये पूछ सकता है सीरागढ़ के किले को किसने जीता था, या सीरागढ़ के किले से मलों को किसने प्रतिस्थापित किया था। तो ये पुरुषोत्तम पंत ने किया था, जो कि रुद्रचंद्र का क्या था, आपका सेनापति था। उसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि किस शासक, कौन से शासक की पत्नी सीरागढ़ के अधिपत्य के बाद में सती हो गई थी। तो वो लोग कल्याण चंद्र की पत्नी जो है वो सती हुई थी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका ग्वालदम की लड़ाई, या जिसे बाधारगढ़ का युद्ध कहा जाता है। हालांकि ये बाधारगढ़ का युद्ध आपका एक आगे भी आएगा, लेकिन ये जो ग्वालदम का युद्ध है या इसे बाधारगढ़ का युद्ध भी कुछ किताबों में कहा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, गढ़वाल के शासक भी क्रमशः चलते रहे और कुमाऊं के शासक भी, और इनका टकराव बीच में जारी रहा। और पहले भी मैं इस बारे में बात आपसे कर चुका हूं। जिस समय मेनली ये पुरुषोत्तम पंत सेनापति था, उस समय कुमाऊं का, गढ़वाल का शासक जो था वो बलभद्र शाह था। एक्चुअली चीजें जब ज्यादा बेहतर
तरीके से क्लियर होंगी जब मैं आपको गढ़वाल के शासक पढ़ाऊंगा, पवार वंश के शासक पढ़ाऊंगा। फिलहाल उस समय शासक यहाँ बलभद्र शाह था। तो एक्चुअली एक लड़ाई होती है जिसे ग्वालदम की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जो चंद और गढ़वाल वंश के शासक यानी पवार शासकों के बीच की एक प्रमुख लड़ाई थी। और कहते हैं इसी ग्वालदम की लड़ाई में ये जो सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, वो क्या हुआ था आपका, मारा गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक तो ग्वालदम का युद्ध किसके समय पर हुआ था, तब वो याद रखिएगा आप, और कौन मारा गया था, पुरुषोत्तम पंत यहां पर मारा गया था। और उस समय गढ़वाल का शासक कौन था, बलभद्र शाह था। अब बात आती है रूपचंद्र के बाद क्या हुआ, रुद्रचंद्र के बाद क्या हुआ। देखिए रुद्रचंद्र के प्रमुखतः दो पुत्र थे, एक शक्ति गोसाई था और एक लक्ष्मी चंद था। लक्ष्मी चंद छोटा था, यानी वयस्क नहीं था, छोटा था ये। और जो शक्ति गोसाई था एक्चुअली ये जन्मजात अंधा था, ये जन्म से ही जो है वो अंधा था, और इसलिए इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। धृतराष्ट्र के बारे में तो आपने महाभारत में सुना होगा। तो एक्चुअली चूंकि वो भी वहां पर अंधा था, और ये जो है आपका जिसका नाम था शक्ति गोसाई, ये भी जन्मजात अंधा था, इसके कारण से इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इस पे आप जो है वो 3 स्टार लगा लेना, ये बात पूछी जाती है। इसके अलावा एक दूसरा पुत्र था, वो था आपका लक्ष्मीचंद। तो एक्चुअली रुद्रचंद के बाद में जो उत्तराधिकारी था वो लक्ष्मीचंद ही हुआ था, लेकिन चूंकि छोटा था कोई बात नहीं। लेकिन सेनापति रुद्रचंद के समय कौन रहा था आप जानते हैं, वो रहा था आपका पुरुषोत्तम पंत रहा। लेकिन रुद्रचंद के बाद में गद्दी किसने संभाली, लक्ष्मीचंद ने संभाली, जो कि इसका छोटा पुत्र था। और लक्ष्मीचंद के बाद में फिर शक्ति गोसाई के बेटे गद्दी पर बैठे, जिसका नाम दिलीप चंद था और विजय चंद था। मेनली दिलीप चंद ये किसका पुत्र था, शक्ति गोसाई का, और विजय चंद भी किसका पुत्र था, शक्ति गोसाई का। विजय चंद्र एक ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु टीबी से हुई थी। इस चीज को हम बाद में देखते हैं, पहले बात करते हैं लक्ष्मीचंद के बारे में। रुद्रचंद्र के बाद में जो गद्दी पर बैठने वाला शासक रहता, वो तो रहता कौन, शक्ति गोसाई। बट ये इसलिए नहीं बैठा क्योंकि जन्मजात अंधा था, और इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। तो लक्ष्मीकांत गद्दी पर बैठता है। अब लक्ष्मीकांत के समय बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसको आपको याद रखना है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि भैया इसे लखुली बिराली के नाम से जाना जाता है। लखुली बिराली के नाम से जाना जाता है। लखुली बिराली का मतलब होता है भीगी बिल्ली, यानी इसे भीगी बिल्ली की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है कि मुगलों से काफी ज्यादा डरता था, मुगलों के भय के कारण से ही इसे ये उपाधि दी गई, लखुली बिराली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार इस पर लगा लीजिएगा, ठीक है। लक्ष्मीचंद मेनली इसे लखुली बिराली कहा जाता था। मैं फिर से कह रहा हूं और आपको याद जरूर रहेगा, क्योंकि आपके अकबर के समकालीन शासक रुद्रचंद्र के बाद में जो उत्तराधिकारी है वो वास्तविकता में कौन है, आपका लक्ष्मीचंद्र ही है। सबसे बड़ी बात है कि इसके सामने बड़ा टकराव दिखाई दिया गढ़वाल और कुमाऊं वंश के शासकों के बीच, यानी पवार और चंद शासकों के बीच में। कहते हैं कि इसने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था, जो कि सफल नहीं हो पाया। फिर इसने एक 8वां आक्रमण किया, और इस 8वें आक्रमण के दौरान जो गढ़वाल का सेनापति था जिसका नाम था खड़त सिंह, कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई थी। तो खड़त सिंह जो है वो मारा गया था, और इसे चंद शासकों ने अपनी एक बहुत बड़ी विजय जो है वो समझा था। और इसी के चलते कुमाऊं में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है खतुड़वा त्यौहार। खतुड़वा त्यौहार इंपॉर्टेंट है। खतुड़वा त्यौहार क्यों मनाया जाता है, फिर से कह रहा हूं, लक्ष्मीचंद ने 7 आक्रमण किए थे, लेकिन 8वें आक्रमण में गढ़वाल का सेनापति खड़त सिंह मारा गया था, और इसी के उपलक्ष्य में यह खतुड़वा त्यौहार जो है वो मनाया जाता है कुमाऊं में। इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप 3 स्टार लगा लीजिएगा। देखिए जो चीजें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, ये सब चीजें आप नोट करते हुए चलिएगा। देखिए उत्तराखंड का इतिहास वास्तविकता में थोड़ा सा टफ इसलिए लगता है क्योंकि हमने कभी बचपन से नहीं पढ़ा। बचपन से हमने अकबर को पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, समुद्रगुप्त जैसे शासकों को पढ़ा, तो उनके बारे में हमें चीजें फिर भी इजी लगती हैं। अब इन शासकों को हमने चूंकि बचपन से नहीं पढ़ा, इसलिए हमें थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं। फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लक्ष्मीचंद की जो एक सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि इसने कचहरियों की शुरुआत की थी। मेनली जुडिशरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया और कचहरियों की शुरुआत करी। और ये कचहरियां 2 थी, एक का नाम था न्यूवेली और एक का नाम था बिष्टावली। नोट कर लीजिएगा और 2 स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट है। न्यूवेली और बिष्टावली 2 प्रकार के कोर्ट हुआ करते थे, कचहरियां हुआ करती थी। जो ये न्यूवेली होती थी, ये होती थी आम जनता के लिए। आम जनता, जो भी समस्त आम जनता होती थी, उनका कोई मामला होता था तो वो किस कचहरी में जाता था, न्यूवेली कचहरी में जाता था। इसका नाम न्यूवेली था। इसके अलावा ऐसा कोई मामला था जो सेना के सैनिकों से जुड़ा हुआ था, मेनली जो राजा के सैनिक होते थे उनका कोई मामला होता था तो उसका निपटारा किसमें होता था, विष्टावली में होता था। याद आपको रह जाएगा, विष्टावली मतलब विशिष्ट लोगों से आप ध्यान रखिएगा जो कि सैनिक होते थे।
ऐसा आज भी हम देखते हैं। सैन्य न्यायालय आप देखिए, सैन्य हमारे जो सेना है, सेना के सबके अपने अपने न्यायालय हैं और उनका मुख्यालय जो है वो आपका दिल्ली में है। तो हर एक सेना के जो है वो अपने न्यायालय होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कचहरियाँ शुरू की थी लक्ष्मीचंद ने, जो मेनली सैनिकों के लिए अलग थी और आम जनता के लिए अलग थी। इसके अलावा इसने लोक परोपकार के कार्य भी किए, जैसे इसने कहते हैं कि बाग बगीचे भी लगवाए थे। और बाग बगीचों में एक दो नाम मिलते हैं, जैसे एक मिलता है नरसिंहवाड़ी बगीचा और एक मिलता है कवीना बगीचा। तो कवीना बगीचा और दूसरा है आपका नरसिंहवाड़ी बगीचा, ये किसने लगवाए थे? आपके लक्ष्मीचंद ने। इसके अलावा और दो इंपॉर्टेंट बात है, इसने दो नए कर भी लगाए थे, एक का नाम था जूलिया और एक का नाम था सिरती। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जूलिया और सिरती। एक्चुअली जूलिया जो था वो पुलों से लिया जाने वाला कर था। देखिए होता क्या था कि ऐसा तो इतिहास में भी रहता था कि राजा जो भी सुविधाएं लोगों को देता था उसके बदले में कुछ ना कुछ कर वसूलता था। तो विभिन्न प्रकार के नदियों पे पुल बनाए जाते थे राजाओं के द्वारा, राजा की सेना के द्वारा, और उन पुल का प्रयोग लोग जो है वो व्यापार वगैरह के लिए करते थे। तो जब पुल पर व्यापार होता था तो उनसे एक टोल लिया जाता था और मेनली उसे क्या कहते थे? जोली कहते थे, जूलिया कहते थे उसको। एक था आपका सिरती। ये सिरती आमतौर पर व्यापारियों से, जो भोटिया व्यापारी थे, भोटिया तो आप जानते ही हैं, तो जो भोटिया व्यापारी थे उनसे लिया जाने वाला कर था। ये एक नगद टैक्स था, ये नगद के रूप में लिया जाता था। तो जूलिया और सिरती नामक टैक्स की शुरुआत भी किसने की थी? लक्ष्मीचंद्र ने की थी। लक्ष्मीचंद के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इसे लखुली विराली यानी भीगी बिल्ली कहा जाता था, क्योंकि यह मुगलों से डरता था। 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया। 8वें आक्रमण में खड़क सिंह मारा गया, जो कि गढ़वाल का सेनापति था, जिसके कारण से खतुड़वा त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा इसने 2 कचहरियों की शुरुआत करी, एक का नाम न्योवेली था, एक का नाम बिष्टावली था। इसके अलावा बाग बगीचे लगवाए, जैसे नरसिंहवाड़ी और कवीना, और इसने 2 नए टैक्स लगाए, एक का नाम जूलिया था, एक का नाम सिरती था। इन चीजों को आप साथ साथ नोट करते हुए चलिए, काफी बेहतर रहेगा। तब क्या हुआ? रुद्रचंद्र के बाद में शक्ति गोसाई गद्दी पर बैठता, बट ये तो जन्मजात अंधा था। तो कौन बैठा? लक्ष्मीचंद बैठा, और फिर लक्ष्मीचंद ने ये सब काम किया। जो शक्ति गोसाई था, शक्ति गोसाई के मेनली 2 पुत्र थे, एक दिलीप चंद था और एक विजय चंद था। ये दिलीप चंद के बारे में याद रखिएगा, ये एक ऐसा शासक रहा था कि जिसकी मृत्यु किससे हो गई थी? टीबी से हो गई थी। अब इसके बाद में जो प्रतापी शासक रहा वो कौन रहा है? आपका बाज बहादुर चंद रहा है। हालांकि ये त्रिमल चंद के बाद गद्दी पर बैठा था, लेकिन हमें वो शासक पढ़ने हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि त्रिमल चंद के बाद में, जो कि 50वां शासक था चंद वंश का, उसके बाद में गद्दी पर बैठा, ये एकमात्र ऐसा शासक था जो चरवाहे से राजा बना। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भैया चरवाहे से राजा बनने वाला शासक कौन था? तब ये कौन सा शासक था? आपका बाज बहादुर था। और ये बाज बहादुर से एक चीज और याद रखिएगा कि जो बाजपुर की नींव रखी थी वो इसी के द्वारा रखी गई थी। जैसे रुद्रचंद्र ने रुद्रपुर नगर की नींव रखी थी, ऐसे ही इस बाज बहादुर ने बाजपुर नगर की नींव रखी थी। और एक बड़ी बात है, वो बड़ी बात यह है कि इसने शाहजहां के दरबार में, कहा जाता है कि एक उत्कृष्ट भेंट लेकर के भी शाहजहां के दरबार में गया था, और फिर से इसने एक शाहजहां से एक फरमान प्राप्त किया था, जैसा फरमान पहले प्राप्त कर चुका था आपका रुद्रचंद्र ने अकबर से प्राप्त किया था 84 माल परगने का फरमान। ऐसा ही एक फरमान शाहजहां से प्राप्त किया था किसने? आपका बाज बहादुर ने। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है कि चंद वंश का वो शासक जिसने शाहजहां से 84 माल परगने का फरमान प्राप्त किया तो वो बाज बहादुर था, लेकिन ऐसा शासक जिसने अकबर से 84 माल परगने का फरमान प्राप्त किया वो रुद्रचंद्र था। ये बात याद रखिएगा। बाजपुर की नींव रखी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, और चरवाहे से शासक बनने वाला ये एक राजा था। इसके अलावा नंदा देवी मूर्ति को भी इसने स्थापित किया था। कहा जाता है कि इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था और गढ़वाल से ये एक नंदा देवी की मूर्ति लेकर के आया था, जिसे इसने अल्मोड़ा के किले में स्थापित किया था। हालांकि आगे भी ऐसा हुआ है, ऐसा केवल इसने नहीं किया था, और भी शासकों ने ऐसा किया जो जगह जगह से नंदा देवी, क्योंकि नंदा देवी जो है वो पूजनीय है, तो अब ऐसे में नंदा देवी की मूर्तियों को काफी बार ऐसा हुआ कि गढ़वाल के किसी किले से, किसी क्षेत्र से ला करके कहीं ना कहीं स्थापित किया गया है। लेकिन ऐसा ही एक काम किया था किसने? बाज बहादुर ने। ठीक है, बहादुरी का काम किया। ये नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल पर आक्रमण करके वहां से लेके आया, और इसके बाद इसने कहां पर किया? अल्मोड़ा के किले में स्थापित किया। इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है उस बात को समझिएगा। वो क्या इंपॉर्टेंट बात है बच्चों? वो ये है कि इसका तिब्बतियों के साथ टकराव हुआ। अब तिब्बतियों के साथ जब इसका टकराव हुआ तो ऐसे में कहा जाता है इसने तिब्बतियों को पराजित कर दिया, और मेनली उस समय जो तिब्बतियों का किला हुआ करता था उसका नाम था आपका ताकल खाल। तो इसने ताकल खाल किले पर अधिकार कर लिया, और जो मानसरोवर क्षेत्र है उस पर भी इसका अधिकार हो गया। मानसरोवर तो आप जानते हैं उस समय से लोग मानसरोवर की यात्रा करते थे, कहीं ना कहीं शिव का स्थान समझा
जाता है, कैलाश वगैरह की यात्रा के लिए जाते थे। तो क्या हुआ, इसने तिब्बतियों को पराजित किया, ताकल खाल किले पर अधिकार कर लिया और मानसरोवर क्षेत्र इसके अधीन आ गया। तब इसने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया मानसरोवर यात्रियों को। तो यह क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि मानसरोवर यात्रियों को यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने वाला शासक कौन था? तो भैया वो यही था, बाज बहादुर। और इसके अलावा इसने एक काम और किया, इसने ऐसे यात्रियों को ये भूमि दान में देनी शुरू करी और ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था? गूंठ कहा जाता था। तो मानसरोवर यात्रियों को गूंठ नामक जो भूमि दान में देने की परंपरा या व्यवस्था शुरू करी है, वो भी बाज बहादुर ने शुरू करी है। इतनी बातें आप जो है वो याद रखिएगा। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे 4 स्टार लगा लेना। इसने थल तो नाम आपने सुना होगा, जब आप पिथौरागढ़ जाते हैं तब बीच में जो है वो थल पड़ता है। थल में इसने एक मंदिर का निर्माण किया था जिसका नाम था हथिया देवाल मंदिर। एक्चुअली हथिया देवाल मंदिर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे एलोरा के कैलाश मंदिर से इसकी तुलना करी जाती है। एलोरा के कैलाश मंदिर आप जानते हैं कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और जिसे किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था। राष्ट्रकूट जो शासक थे उनके द्वारा इनको बनवाया गया था। तो इसकी तुलना मेनली किससे करी जाती है? थल के हथिया देवाल मंदिर से करी जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कुमाऊं का कौन सा ऐसा मंदिर है जिसकी तुलना एलोरा के कैलाश मंदिर से करी जाती है? तो वो किसकी करी जाती है? हथिया देवाल की। और इसे किसने बनवाया था? बाज बहादुर ने बनवाया था। ये वही शासक है जिसने बाजपुर की नींव रखी थी और शाहजहां से इसने फरमान भी प्राप्त किया था। लास्ट समय पे, अंतिम समय पे इसके बारे में एक कहावत जो है वो प्रचलन में आ गई थी। उसका नाम था बरस भयो 80। भैया 80 वर्ष हो चुके हैं और बुद्धि गई नस्सी, यानी बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। नस्सी मतलब बुद्धि जो है वो खिसक गई है। तो ये वाली कहावत इसके बारे में लास्ट समय में थोड़ी प्रचलन में आई थी, बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। अब ये एग्जाम में कैसे आ सकता है? ऐसे ही कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। ये कहावत जो है वो किसके बारे में प्रचलित हुई थी? तो किसके बारे में हुई थी? बाज बहादुर के बारे में। बच्चों फिर से कह रहा हूं, नोट्स साथ में बनाते हुए चलिएगा। अगर आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलोगे तो उत्तराखंड के हिस्ट्री के क्वेश्चन करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। मेरी बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद में बात करते हैं। इसके बाद में जो शासक हुआ प्रमुख वो था उद्योग चंद। उद्योग चंद की सबसे बड़ी बात यह थी कि भारती चंद्र के बाद में ये दूसरा ऐसा शासक था जिसने डोटी अभियान किया था। डोटी आप जानते हैं, डोटी राज्य है, इनका कुछ क्षेत्र पिथौरागढ़ में आता था और मेनली ये नेपाल का राज्य था। सबसे पहला अभियान किसने किया था? भारती चंद ने। आपको याद होगा मैंने बताया था पहली वाली वीडियो में, भारत रतन। तो भारती चंद्र, उसके बाद रतन चंद्र। तो सबसे पहले डोटी को जीतने वाला शासक कौन था? भारती चंद्र था। उसके बाद रतन चंद के समय जो है वो विरोध हो गया था, लेकिन उसने विरोध को दबा दिया था। लेकिन दूसरी बार जो अभियान किया, डोटी अभियान, वो किसके द्वारा किया गया था? मेनली वो किया गया था उद्योग चंद्र के द्वारा। और इस समय यहां का शासक कौन था आपका? ये था देवपाल, ठीक है। तो इसने डोटी अभियान किया, देवपाल यहां का शासक था। और अंततः इनके बीच में एक संधि हुई थी जिसका नाम था खैरागढ़ की संधि। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है खैरागढ़ की संधि किस किस के बीच हुई थी? ये देवपाल के बीच में हुई और साथ साथ आपका उद्योग चंद्र के बीच में हुई थी। और देवपाल कौन था? तब आप कहेंगे ये डोटी राज्य का शासक था। डोटी जो राज्य था ये शासक था, मेनली नेपाल और पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। इसने मेनली 2 मंदिरों का निर्माण करवाया, एक तो अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का और इसके अलावा चंपावत में वालेश्वर मंदिर का। आपको शायद याद होगा कि शुरुआती दौर में चंद शासक कहां थे? चंपावत में थे। इनकी राजधानी शुरुआती दौर में चंपावत क्षेत्र में थी और बाद में फिर ये अल्मोड़ा चली गई थी। और ऐसा करने वाला शासक भीष्मचंद्र था और वहां पर उसने अल्मोड़ा में जाकर के मेनली खगमरा का किला भी बनवाया था। तो इसने 2 जगह पर 2 मंदिर बनवाए, एक तो चंपावत में वालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और एक आपका अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का जो है वो उद्योग चंद्र के द्वारा निर्माण करवाया गया। ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसी उद्योग चंद्र ने तल्ला महल और रंग महल का भी निर्माण करवाया था। इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगवा लेना। वो चीज पढ़ाते हुए चल रहा हूं जो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। मैं फालतू की कहानी नहीं बता रहा हूं, ये है वो है, उसकी जरूरत भी नहीं है। क्योंकि देखिए इतिहास ऐसा हमें पढ़ना है कि अब चंद वंश है तो 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाए, छोटे छोटे आधा घंटे के या फिर 30-40 मिनट के लेक्चर में, और चीजें खत्म हो जाए। 2-3 लेक्चर में चंद वंश खत्म हो जाए, 2-3-4 में आपका पवार वंश खत्म हो जाए, तो जिससे कि आसान हो, आप एग्जाम के समय भी हिस्ट्री को अपना कवर कर सके और तैयार कर सके। चंद वंश के शासक कराने के बाद में फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, फिर हम क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें जो है वो उद्योग चंद के बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद में क्या होता है? उद्योग चंद के बाद में जो शासक होता है वो होता है ज्ञानचंद्र। अब ज्ञानचंद्र देखिए दूसरा शासक आ गया। एक ज्ञानचंद्र पहला भी था, याद होगा, गरुण ज्ञानचंद। और वो कितना ज्ञानी था पता है ना? फिरोज शाह तुगलक, याद करिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में, और उसे गरुण की उपाधि मिली थी। तो वो गरुण ज्ञानचंद अलग है और ये ज्ञानचंद अलग है, ठीक है।
इस गरुड़चंद के बारे में क्या याद रखनी, ज्ञानचंद के बारे में क्या याद रखनी है? पहला कि जो कत्यूर घाटी थी, इसमें कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनवाया था। इंपोर्टेंट है कत्यूर घाटी। कत्यूर घाटी में ये कहां पर थी? वागेश्वर। वागेश्वर में जो कत्यूर घाटी थी, उस कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ज्ञानचंद के द्वारा करवाया गया था। और इसी के समय एक बाधारगढ़ पर विजय प्राप्त की थी ज्ञानचंद ने। अब आप कहेंगे बाधारगढ़ में, मैंने आपसे अभी बात करी थी कि पुरुषोत्तम पंत के समय एक लड़ाई हुई थी, इसे ग्वालधम का युद्ध कहा जाता है, जिसे या बाधारगढ़ का युद्ध कहा जाता है। तो बाधारगढ़ का एक किला हुआ करता था, उस बाधारगढ़ के किले पर जो विजय प्राप्त करी थी वो किसने करी थी? ज्ञानचंद ने। और ये ध्यान रखिएगा, यहीं पर इसी किले में एक नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति थी। उस स्वर्ण मूर्ति को ये कहां पर लेकर के आ गया था? अल्मोड़ा लेकर के आया था। अभी मैंने आपसे पहले भी बात करी थी कि ऐसा पहला एक शासक के द्वारा और किया गया है। तो ऐसा जो है वो ज्ञानचंद के द्वारा भी किया गया था। बट थोड़ा सा नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा डीपली जाकर के चीजें नहीं पूछी जाएगी। गढ़वाल का शासक इसके समय जो था वो कौन था? फतेह शाह था। मेन है सबसे ज्यादा दुधौली का युद्ध, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि दुधौली का युद्ध चंद व गढ़वाल वंश के किन शासकों के बीच हुआ था? तो इधर था ज्ञानचंद्र और उधर था फतेह शाह। फतेह शाह और ज्ञानचंद्र के बीच में दुधौली की लड़ाई हुई थी। और मेनली याद रखिएगा, फिर से कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पर 2 चीजें आपको ज्ञानचंद के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो दुधौली की लड़ाई, जिसमें एक और चंद शासक ज्ञानचंद था और दूसरी ओर फतेह शाह था, और दूसरा इसने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला शासक हुआ है उद्योग चंद के बाद में, जिसका नाम था जगत चंद। जगत चंद में सबसे बड़ी बात यह थी क्योंकि जगत का शासक है, तो इसके काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार लगाइएगा। फिर से पूछा जाएगा कि भाई किस चंद वंश के किस शासक को, मेनली किस शासक के काल को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है चंद शासकों का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रजा का हितैषी था, बहुत ज्यादा प्रजा की भलाई चाहता था। कोई प्रजा इसके समय दुखी नहीं रही, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। इसलिए जो है कहीं ना कहीं इसके काल को इतिहासकारों ने स्वर्णकाल कहा है। याद कैसे रहेगा? जगत चंद्र, ठीक है, जिसे पूरा जगत पसंद करता हो, तो सिंपल सी बात है भैया, उसका शासन तो स्वर्णकाल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, प्रजा का हितैषी राजा था, ये बात याद रखिएगा। अब समझिएगा अगली बात क्या है। अगली बात मैंने भी आपसे बताया था इससे पिछले वाले शासक के बारे में, शायद आपको पता हो कि ज्ञानचंद ने क्या करा था? बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया था कत्यूर घाटी में, और इसी मंदिर को लूटने की कोशिश की गई थी गढ़वाल शासक फतेह शाह के द्वारा। मैंने बताया ना कि फतेह शाह जो था वो किसका शासक था? गढ़वाल का। इसका जो पहले वाला शासक था, यानी ये जो ज्ञानचंद था, ज्ञानचंद के समय भी शासक फतेह शाह था, और इनके बीच में जो लड़ाई हुई थी उसे दुधौली की लड़ाई के नाम, दुधौली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इस ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनवाया था। आगे चल के फतेह शाह ने इसी बद्रीनाथ मंदिर को लूटने की कोशिश की थी, और उसने लूटा था। और लूटने के बाद में फतेह शाह ने एक गांव दान में दिया था जिसका नाम था गरसार ग्राम। तो गरसार गांव को लूट करके, मतलब गरसार गांव जो है वो बद्रीनाथ मंदिर को दिया था। तो बद्रीनाथ मंदिर कत्यूर घाटी में बनाया किसने था? ज्ञानचंद ने। नींव किसने रखी थी? ज्ञानचंद ने। लेकिन इसको लूटा किसने था? गढ़वाल शासक फतेह शाह ने लूटा था। इसके अलावा क्या हुआ कि जब ये सब घटना हुई तो उसके बाद में जगत चंद्र और फतेह शाह के बीच में टकराव हुआ, और ये टकराव हुआ कहां पर? आपका श्रीनगर में। ये बात याद रखिएगा, जो श्रीनगर वाला क्षेत्र था, मेनली पौड़ी में ये टकराव होता है। और हुआ ये कि इस टकराव के बाद जो जगत चंद था उसने श्रीनगर को जीत लिया था, और उसके बाद एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था। सोचिए कैसा शासक जिसने श्रीनगर को जीता और जीतने के बाद दान में दे दिया, क्योंकि उस समय ये क्षेत्र किस में आता था? गढ़वाल में आता था। ये क्षेत्र जो श्रीनगर वाला क्षेत्र था वो गढ़वाल में आता था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस कुमाऊं वंश, किस चंद शासक ने श्रीनगर को जीत करके एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था? तो किसने किया था ऐसा? जगत चंद्र ने किया था। और इसके समय जो प्रतिद्वंदी शासक था गढ़वाल का वो कौन था? फतेह शाह था, जिसके द्वारा कत्यूर घाटी के बद्रीनाथ मंदिर को भी लूटा गया था। यह जगत चंद्र एक ऐसा शासक था भैया जिसकी मृत्यु किससे हुई थी? चेचक से हुई थी। ये बात भी याद रखिएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीजें आपको ऐसे लगती होंगी कि यार सर जी बहुत ज्यादा हो जाता है, दिमाग में रुक नहीं पाता, इसलिए मैं ज्यादा बड़ी क्लास लेके भी नहीं आता हूँ, छोटी छोटी क्लास लेकर के आता हूँ कि साथ साथ आप पढ़ते चलें। और अभी हाल ही में कोई ऐसा एग्जाम भी नहीं है। इसका उत्तराधिकारी प्रमुख हुआ देवीचंद। देखिए देवीचंद्र जो था, इसके समय अवनति काल शुरू हो गया, चंद वंश के शासकों का अवनति काल शुरू हो गया। एक्चुअली ये जो देवीचंद्र था ये एक्चुअली विक्रमादित्य बनना चाहता था। जैसे आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य,
तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये रियल में गुप्त वंश का शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था। तो इसने विक्रमादित्य बनने के लिए, एक ऐसा शासक बनने के लिए बहुत कुछ लुटा दिया, राज्य की अपार धन और संपदा को इसने लुटा दिया था, जिसी के कारण से इसे थोड़ा मूर्ख भी माना जाता है। और मूर्ख होने के कारण से इसकी तुलना दिल्ली के शासक मेनली इल्तुतमिश से करी जाती है, इल्तुतमिश कह रहा हूँ सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक से करी जाती है। इसलिए इसे कुमाऊं का तुगलक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि तुगलक वंश का शासक एमबीटी सबसे पढ़ा लिखा शासक था, उसके बावजूद भी उसने जितने भी कार्य किए थे सब उसके विफल हुए थे। चाहे उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया हो, चाहे उसने किसानों को ऋण व्यवस्था दी हो, उनको सहायता दी हो, कुछ भी काम किया हो, चाहे उसने कोई अभियान, खुरासान अभियान किया हो, वो सब उसके विफल रहे थे। कोई फायदा नहीं हुआ था, पूरे का पूरा उसने धन लुटाया था। तो ऐसा ही जो है वो माना जाता है देवी चंद्र के बारे में, जिसके कारण से इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, कुमाऊं का एमबीटी कहते हैं इसे, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा इसे कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार इस पे लगा लेना भैया, याद रखिएगा। ठीक है। अब देवी चंद्र के बाद में अजीत चंद्र, कल्याण चंद्र, दीप चंद्र, मोहन चंद्र, प्रद्युमन चंद्र, शिव चंद्र, महेंद्र चंद्र शासक हुए हैं। अंतिम शासक जो था वो कौन था? महेंद्र चंद्र था। लेकिन मैं इन शासकों के बारे में आपसे इस क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा शासक हो जाएंगे और फिर आप चीजें याद नहीं रख पाएंगे, फिर आपको ऐसे लगेगा कि यार इतना सारा पढ़ा दिया, प्रॉब्लम है। तो मैंने बात करी सबसे पहले आपसे रुद्रचंद्र के बारे में, जो कि मेनली अकबर के समकालीन था, जिसने रुद्रपुर की नींव रखी थी। सबसे बड़ी बात यह थी, और इसने अकबर से 84 माल परगने की जो है वो फरमान भी प्राप्त किया था। बीरबल का ये क्या था? आपका घनिष्ठ मित्र था, मित्रवत संबंध थे। इसका सेनापति पुरुषोत्तम पंत था। पुरुषोत्तम पंत के बारे में इंपोर्टेंट बताया था कि इसका जो उपनाम था वो भैया परखू पंत था, याद रखिएगा। कुमाऊं के इतिहास का रॉबर्ट ब्रुस कहते हैं। और सीरागढ़ के किले को इसने जीता था, जिसके चलते जो कि एक शपथ ली थी बोलो कल्याण चंद्र की पत्नी ने, वो जो है वो आपकी सती हो गई थी। इसके समय सबसे प्रमुख थी ग्वालदम की लड़ाई, जिसमें ये जो है वो आपका मारा गया था। इसके बाद में जो रुद्रचंद्र थे उसके 2 पुत्र थे। शक्ति गोसाई जन्मजात अंधा था, जो कि जिसे धृतराष्ट्र कहा जाता था कुमाऊं का, और एक था लक्ष्मीचंद जो कि छोटा था। लक्ष्मीचंद ने बहुत सारे काम करे, इसे लखुली बिराली कहते थे, यानी भीगी बिल्ली कहते थे। 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन 8वें आक्रमण में इसने गढ़वाल के सेनापति खड़क सिंह को मार दिया। खड़क सिंह मारा गया, जिसके कारण खतुड़वा के त्योहार की शुरुआत हुई। इसने कचहरियां शुरू की थी, न्यूवेली और बिष्टावली। न्यूवेली आम जनता के लिए और बिष्टावली सैनिकों के लिए। बाग बगीचे लगवाए, नरसिंहवाड़ी और कवीना। इसके अलावा 2 नए टैक्स शुरू किए, झूलिया और सिरती। झूलिया मेनली पुल पर लिया जाने वाला कर था, और सिरती जो था वो एक नगद कर था जो व्यापारियों से, भोटिया व्यापारियों से लिया जाता था। इसके बाद बाज बहादुर चंद हुआ, जो चरवाहे से राजा बनने वाला एक शासक था। शाहजहां के दरबार में ये उत्कृष्ट भेंट लेकर के गया था। बाजपुर की इसने नींव रखी थी, इंपोर्टेंट बात ये थी। और सबसे बड़ी बात थी, तिब्बतियों से टकराव की, मानसरोवर पर अधिकार कर लिया था, मानसरोवर यात्राओं को बढ़ावा दिया, उनको गूंठ नामक भूमि दान में दी थी, ये भी इंपोर्टेंट था। सबसे इंपोर्टेंट, थल में हाथिया देवाल मंदिर का निर्माण किया, जिसकी तुलना मेनली एलोरा के कैलाश मंदिर से की जाती है। और ये कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। इसके बाद उद्योग चंद्र हुआ। भारती चंद्र के बाद में एक ऐसा शासक हुआ जिसने डोटी अभियान किया था। डोटी अभियान के समय, उस समय डोटी का शासक देवपाल था, और इनके बीच में खैरागढ़ की संधि हुई थी। इसके अलावा अल्मोड़ा और चंपावत। अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी और चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, और तल्ला महल और रंग महल के भी निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था। इसके बाद ज्ञानचंद आता है। ये वो ज्ञानचंद नहीं है जो पहले था, ठीक है। इसके समय सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे बताई थी, दुधौली की लड़ाई थी, जो फतेह शाह जो गढ़वाल शासक था और ज्ञानचंद के बीच में हुई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी ने जो है वो कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। इस बद्रीनाथ मंदिर को जो लूटा था वो फतेह शाह ने लूटा था, और लूटने के बाद में गरसार ग्राम जो है वो दान में दिया था इस मंदिर को। इसके अलावा एक बात और कि श्रीनगर क्षेत्र को लेकर के जगत चंद्र और फतेह शाह के बीच में टकराव हुआ था, और जब ये टकराव हुआ तो इसमें श्रीनगर को जगत चंद ने जीत लिया था और इसे एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था। आप कहेंगे सर स्पीड इतनी तेज हो रही है, याद नहीं रह पाता। भैया याद रह जाएगा, आप क्लास को 2-3 बार देखोगे चीजें याद रह जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन हुआ? आपका देवी चंद्र हुआ। देवी चंद्र के समय अवनति काल शुरू हो गया चंद्रवंश का, और ये इसे विक्रमादित्य कहा जाता है कुमाऊं का, इसे कुमाऊं का एमबीटी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। इसके बाद में अजीत चंद, कल्याण चंद, दीपचंद, मोहन चंद, प्रद्युमन चंद्र जो है, और शिव चंद्र और महेंद्र चंद शासक रहे। और ये अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद्र था। इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। फिर हम चंद्रवंश की व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, और इस तरीके से हमारा चंद्रवंश पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा।
तो जिन बच्चों को स्पीड तेज लगी सर स्पीड तेज है, आपको पता है जब मैं ये क्लास में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो इतने शासक 3 दिन में चल खत्म होते थे, और वो भी 1-1 घंटे की क्लास में, यानी 3 घंटे में। यहाँ मैं आधे घंटे में कवर करा रहा हूँ। क्यों? एक तो चीजें नोट करके फायदा ये हो जा रहा है, मैं बोर्ड पे पहले जो है वो बच्चों ये हो जाता है, सबसे पहला फायदा इसका ये हो जाता है कि लिखना नहीं पड़ता, समय बच जाता है, आधा घंटा कम से कम बच जाता है बिना लिखे। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो एक भी चीज़ बचेगी नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। खैर, और बाकी चली रही है। अभी प्रॉपर आपको रोजाना क्लास तो नहीं मिल पा रही, मैं कोशिश करता ज़रूर हूँ, फिर भी रोजाना तो क्लास नहीं मिल पाती। मैं कोशिश करूँगा आगे आपको रोजाना क्लास मिलती रहे। ठीक है, अभी कल का तो मेरा हो सकता है मैं दिल्ली जाऊँ तो मे भी 1 आध दिन क्लास ना मिले, उसके बाद मैं कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।